नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनजातियों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। इसमें से राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा अनेकों प्रश्न कंपटीशन की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल एक टॉपिक बनाया है मैंने। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो से उचित जानकारी आपको प्राप्त हो रही है या मेरे द्वारा आपको दी जा रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के जीवन परिचय तथा इनमें क्या प्रथाएं चलती है, इनकी क्या पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तो इनके बारे में संपूर्ण विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। तो पहली जनजाति आपके सामने है भील। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, जो कि भील जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति को कहा जाता है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक भील उदयपुर में निवास करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील कहाँ पे निवास करते हैं? उदयपुर जिले में। अगला है, उदयपुर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर आदि में भील प्रमुख स्थान है। भीलों का ये प्रमुख भीलों का स्थान है राजस्थान में। उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, इन जिलों में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोमदेव के ग्रंथ कथा सरित सागर में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? कथा सरित सागर में। अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। भीलों को क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? वनपुत्र। वनपुत्र की संज्ञा भीलों को दी गई है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अगला है, डी.एन. मजुमदार ने रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में भीलों का संबंध निग्रेटो प्रजाति से बताया। निग्रेटो प्रजाति का संबंध किस इतिहासकार ने बताया? डी.एन. मजुमदार ने, जो कि उनकी पुस्तक रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में बताया गया है। अगला है, रोनो नामक ब्रिटिश विद्वान ने अपने ग्रंथ वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों को आदिम निवास मारवाड़ को माना है। भीलों का आदिम निवास कहाँ माना है? मारवाड़ को। किस मनोवैज्ञानिक ने? रोनो नामक ब्रिटिश विद्वान ने। किस विद्वान ने? रोनो नामक विद्वान ने। सॉरी, मैं मनोविज्ञान का प्रयोग कर दिया, अदरवाइज ये मनोविज्ञान नहीं है, ये एक ब्रिटिश विद्वान था। अगला है, भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भील का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीर कमान, जो कि द्रविड़ भाषा में उल्लेख है इसका, जो कि बिल शब्द से बना है भील। भीलों के घर कु कहलाता है। भीलों के घर को क्या कहलाता है? कु। भीलों के घर कु कहलाता है। अगला है, भीलों के घर के बाहर बरामदा, बरामदे को क्या कहा जाता है? डालिया। बरामदे को डालिया कहा जाता है और उनके घरों को कु कहा जाता है। अगला है, भीलों का घास फूस व खपरेल से बना घर टपरा कहलाता है। टापरा। इनके घरों को कु कहा जाता है तथा इनके ये जो खपरेल से बना हुआ होता है, जैसे आप ये जिसको राजस्थानी भाषा में कूचा बोलते हैं, उनसे बनाया हुआ एक छोटा सा घर क्या कहलाता है? टापरा, यानी टापरा टपरी, जो कि एक चारपाई के ऊपर 4 लकड़ी के खंभे लगाकर उसके ऊपर वो जो कूचे बोलते हैं जिनसे छान बनाई जाती है, राजस्थानी भाषा में उसको छान बनाना कहा जाता है, उसको टापरा कहते हैं। इस भीलों के घर को भीलों के छोटे गांव फला कहलाते हैं। भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? फला। 5 से 6 फलों का एक समूह पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाल। और पाल के मुखिया को पाल भी कहा जाता है। गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले में ऐसे मुखिया को रावत के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा में इस मुखिया को रावत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गांव का मुखिया होता है। और भीलों के प्रमुख मुखिया को, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती। अगला है बोलवा। बोलवा क्या है? जंगल में मार्गदर्शन करने वाले भील को बोलवा कहा जाता है। डाहल, भीलों के गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति डाहल कहलाता है। ये पारिभाषिक शब्दावली है दोस्तों, इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे ये शब्दावली है, जैसे बोलवा, गमेती, टापरा, पालवी, डालिया, ये चीज़ें, फला, ये चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऐसा पूछा जाता है कि फला कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, फला इसमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, पालवी किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है, गमेती किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है पखारिया। पखारिया क्या होता है? सैनिक के घोड़े मारने वाला भील पखारिया कहलाता है। घोड़े नहीं है, कोड़े होगा। सैनिकों के कोड़े मारने वाला भील पखारिया कहलाता है। बडालिया क्या है? विवाह आदि में मध्यस्थता करने वाला भील बडालिया कहलाता है। पांडा क्या है? भीलों का प्रशंसा सूचक शब्द पांडा कहलाता है। भीलों का प्रशंसा सूचक शब्द होता है जिसको पांडा कहा जाता है। अगला है कोड़ी। कोड़ी क्या है? भीलों की गाली। कोड़ी नाम से एक भीलों की गाली होती है।
अटक, अटक क्या है? भीलों का गोत्र, भीलों के गोत्र होते हैं उसको अटक कहा जाता है। टोटम, टोटम क्या है? भीलों के कुलदेवता को टोटम कहा जाता है। भीलों के कुलदेवता का नाम क्या है? टोटम। मावड़ी, मावड़ी क्या है? भीलों द्वारा निकाली जाने वाली स्थानीय शराब, जिसे जो महुए से बनी होती है। उनकी एक स्थानीय शराब होती है जो कि महुए के पेड़ से, उसके फूलों से बनाई जाती है, मावड़ी। कोदरा, कोदरा क्या है? भीलों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं। भीलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं। अगला है सिरा चोकली, सिरा चोकली चीरा बाउसी। भील जनजाति के द्वारा अपने पूर्वजों की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी नियमानुसार स्थापना करके पूजा करना चिरा बाउसी कहलाता है। देखो कितना अच्छा शब्द है चिरा बाउसी, ये पूछा जा सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अगला है फायरे, फायरे भीलों का प्रसिद्ध युद्ध का रणघोष है फायरे, फायरे। गड़ा से क्या है? भीलों की मृत्यु संस्कार को संपन्न करवाकर दान दक्षिणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गड़ा से कहलाता है। गार्ड से कहलाता है। वस्त्र आभूषणों के आधार पर भील दो प्रकार के होते हैं। भीलों के दो प्रकार के वस्त्र आभूषण होते हैं। जैसे पहला है पोतिया भील या पोतीदा भील, पोतीदा भील, और दूसरा है लंगोटिया भील। पोतिया भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। डेपाड़ा या पाड़ा, ये क्या है? भीलों में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है? डेपाड़ा या पाड़ा या डेपाड़ा। इसको डेपाड़ा भी कहा जाता है, डेपाड़ा भी कहा जाता है। अगला है खोईतू, लंगोटिया भीलों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली एक लंगोटी जिसको खोईतू कहा जाता है। फालू क्या है? भील पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटा गया वस्त्र, तोलिया यानी तोलिया को ही क्या कहा जाता है? फालू। कछाऊ क्या है? लंगोटिया भीलों की महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला घाघरा जिसको कछाऊ कहा जाता है। पीरिया क्या है? पीले रंग का लहंगा जो भील जनजाति में शादी के समय पहना जाता है। सिंदूरी क्या है? लाल रंग की साड़ी जो भीलों में शादी के समय पहनी जाती है। अब इनके विवाह कितने प्रकार के होते हैं भीलों में? यह पहला हठ विवाह, लड़की को भगाकर विवाह करना हठ विवाह कहलाता है। दूसरा है सेवा विवाह, लड़का विवाह से पूर्व लड़की के माता पिता की सेवा करता है, मतलब वो लड़की के माता पिता के पास ही रहता है कुछ दिनों तक, और फिर बाद में लड़की के माता पिता लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं, उसको सेवा विवाह कहा जाता है। परिवीक्षा विवाह क्या होता है? परिवीक्षा विवाह से पूर्व लड़के को अपनी वीरता और साहस का परिचय देना होता है, मतलब लड़के को लड़की के माता पिता के सामने साहस और अपनी वीरता का परिचय देना पड़ता है, उस विवाह को बोलते हैं परिवीक्षा विवाह। हरण विवाह क्या होता है? लड़का लड़की को भगाकर विवाह करता है, उसके उपरांत दापा चुकाता है। दापा का मतलब क्या होता है? दापा आगे पढ़ेंगे, दापा का मतलब क्या है। पांचवा है हाथी वेड़ो क्या है? इसमें किसी देव वृक्ष, पीपल, सागवान, बांस आदि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन साथी जीवन साथी बन जाते हैं, जिसको हाथी वेड़ो कहा जाता है। अगला है हाथी मना क्या है? हाथी मना भीलों का एक प्रसिद्ध विवाह नृत्य है जिसमें घुटने टेक कर नंगी तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है, उसको हाथी मना नृत्य कहा जाता है। दुका को क्या है? भील समुदाय द्वारा प्रमुख तत्वाद्य यंत्र जो मुख्यतः दिवाली पर बजाया जाता है, यह घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। अब चलिए दोस्तों भीलों के गीतों के बारे में चर्चा करते हैं। भीलों के गीत कौन कौन से? भीलों के गीत है, पहला है सुवटिया, भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, जिसको सुवटिया कहा जाता है। हम सीडो है उत्तरी मेवाड़ी भीलों द्वारा लोकगीत, उत्तरी मेवाड़ का एक भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, यह युगल गीत है, स्त्री और पुरुषों द्वारा गाया जाता है। अगला है बगेरिया क्या है? बगेरिया भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है जो भीलों द्वारा जीवन साथी चुनने के लिए प्रसिद्ध है। कायटा या काट्टा क्या है? ये भील जनजाति में मृत्युभोज को कायटा कट्टा कहा जाता है। भराड़ी, विशेषकर कुशलगढ़ क्षेत्र में भील युवती के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर भराड़ी देवी का चित्र बनाया जाता है। भराड़ी भीलों की विवाह की एक लोक देवी है, मान लो, जैसे कि भराड़ी देवी भीलों की एक देवी है। होरण माता कौन है? भीलों में प्राकृतिक व दैनिक प्रकोप से बचाव हेतु होवण माता की पूजा की जाती है। खेड़ियाल माता, दिव्यांग भील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए खेड़ियाल माता की पूजा करते हैं। गोटी अम्बा मेला बारीगामा बांसवाड़ा, यह चैत्र मास की अमावस्याओं को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। बड़लिया हिंदुआ क्या है? यह भीलों में प्रचलित एक लोक कथा है जिसके अनुसार वृक्षहीन धरती पर भीलों के अनुरोध पर अम्बा माता ने सर्वप्रथम बरगद का पेड़ देवल उनवा राजसमंद नामक स्थान पर लगाया था। यह स्थान वर्तमान में हुणवास गांव के नाम से प्रसिद्ध है। बड़लिया हिंदुआ को भीलों का
मूल वेद या पेड़ पुराण कहा जाता है। अगला है भीलों की कृषि। भीलों की कृषि एक तो चिमाता होती है और एक दजिया होती है। चिमाता दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि चिमाता कहलाती है। दजिया कृषि मैदानी भागों में भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भील जनजाति से संबंधित थे। अब अगली जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं जो कि जनजाति है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और भील जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में निवास करती है। यह जनजातियों में सबसे विकसित जनजाति है। मीणा लोग अपने पूर्वज माला जुजार को इतना सम्मान देते हैं कि सर्वाधिक कठिन परिस्थिति के समय में इनकी सौगंध लेकर कर्तव्य की इतिश्री करते हैं। मीणा जनजाति के लोग माला जुजार को इतना सम्मान देते हैं कि इनकी कसम खाकर कोई भी कार्य को इतिश्री देते हैं, मतलब कोई भी कार्य का पूर्ण करते हैं। किसकी सौगंध खाकर? माला जुजार जी की। अगला है जैन मुनि। जैन मुनि मगन सागर जी ने अपने ग्रंथ मीन पुराण में मीणा जनजाति को भगवान मीन का वंशज माना है। मीन का अर्थ है मछली से है। मीन का अर्थ मछली से है। मीणा जनजाति दो वर्गों में बटी हुई है, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। मीणाओं का कुल देवता भुज देवता होता है। मीणाओं के प्रकार क्षेत्र नयाबासी, पुरानाबासी, हाड़ौती। चौथड़िया मीणा मारवाड़, रावत मीणा अजमेर, डोडिया मीणा गोड़वाड़, डोडिया मीणा गोड़वाड़ व जालोर क्षेत्र में। पणिहार मीणा कोटा बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक में। और भील मीणा उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। भील मीणा कहाँ है? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में मिलते हैं। अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। इनका प्रमुख स्थान है सिरोही, उदयपुर आदि। सिरोही और उदयपुर में गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। गरासिया लोक कथाओं के अनुसार यह अपने आप को भगवान रामचंद्र का वंशज या अयोध्या निवासी मानते हैं। गरासिया लोग अपने आप को भगवान रामचंद्र और अयोध्या के निवासी मानते हैं और ये सर्वाधिक सिरोही व उदयपुर जिले में रहते हैं। अगला है घेर। घेर क्या है? गरासियों के घर को घेर कहा जाता है। इनके मुखिया को सहलोत कहा जाता है। घेंटी क्या है? गरासियों की हाथ की चक्की को घेंटी कहा जाता है। सोहरी क्या है? अन्न भंडारण की एक कोठी होती है जिसको सोहरी कहा जाता है। ये भीलों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इनमें से पूछा जाता है प्रश्न। कांगिया क्या है? गरासियों का मृत्युभोज है। गरासिया समाज दो भागों में बटा हुआ है। गरासिया समाज कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। पहला है भील गरासिया। गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार भील गरासिया है। मतलब कोई भी गरासिया पुरुष कोई भी भील स्त्री से विवाह कर लेगा तो वो भील गरासिया कहलाता है। एक गमेती गरासिया वो होता है जो भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को गमेती गरासिया कहलाता है। यह उल्टा सीधा संबंध हो गया है। भील गरासिया से विवाह करेगा तो वह गमेती गरासिया हो गया, और अगर गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करेगा तो वह भील गरासिया कहलाएगा। इनके विवाहों के कितने प्रकार हैं? इनके विवाहों के 4 प्रकार हैं। जैसे पहला है ताड़ना या तारणा विवाह। इस विवाह में फेरे की रस्म नहीं होती है बल्कि वर पक्ष के द्वारा निर्धारित दापा चुकाया जाता है। दापा यानी एक प्रकार का शुल्क जिसको हम कह सकते हैं वो चुकाया जाता है और ये वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। दूसरा है मोरबंदिया विवाह, इसमें फेरे होते हैं। तीसरा है पहरावना विवाह, इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे होते हैं, मतलब कुछ एक कपड़े पहनाते हैं, आदान प्रदान होता है कपड़ों का और विवाह कर लेते हैं। चौथा है मेलबो विवाह। यह विवाह खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, मतलब दुल्हन को डायरेक्ट ही दूल्हे के घर पहुंचा दिया जाता है कि विवाह के तौर पर, ऐसे भेंट के तौर पर दुल्हन को दूल्हे के घर भेज दिया जाता है। उसी को मेलबो विवाह कहा जाता है। अगला है मनखारो मेला क्या है? इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पर सियावा आबू रोड सिरोही में किया जाता है। यह जनजाति पशुपालन कृषि के साथ साथ कोयला बनाने में भी कार्य करती है, कोयले का भी कार्य करती है पशुपालन के साथ साथ। यह जनजाति आखा तीज को नववर्ष के रूप में मानती है। आखा तीज को यह जनजाति नववर्ष के रूप में मानती है जो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। झूलकी क्या है? गरासिया स्त्री पुरुषों में कमीज के रूप में प्रयुक्त वस्त्र जिसको झूलकी कहा जाता है। हुरैया मोरी क्या है? हुरैया मोरी गरासियों का मृत्यु स्मारक है जिसको हुरैया मोरी कहा जाता है। हारी बावरी क्या है? गरासियों का सामूहिक कृषि का एक प्रकार है हारी बावरी। हेलरू क्या है? गरासिया समाज में प्रचलित सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है। गरासियों की लेजिम क्या है? गरासियों का घन वाद्य यंत्र है। गरासियों की लेजिम। गुरालियो क्या है? गरासियों का घन वाद्य यंत्र, ये भी गुरालियो है। अगला है गरासिया जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानती है। गरासिया जनजाति सफेद जीव को पवित्र मानती है तथा यह सफेद जीव को पवित्र मानती है जैसे गाय हो गई, बगुला हो गया, इन जीवों को पवित्र मानती है।
गरासिया जनजाति नक्की झील को पवित्र झील मानती है। वे अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी गरासिया जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का 99% यानी 99% से अधिक भाग बारां जिले में निवास करता है। बारां जिला की शहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों में इनकी संख्या अधिक है। गरासियों की संख्या सर्वाधिक बारां जिले में अधिक है। अगला है सहरिया शब्द की उत्पत्ति। शहर शब्द से हुई जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। सहरिया शब्द का अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला ही सहरिया कहलाता है। यह राजस्थान में सबसे शर्मीली जनजाति है। ये राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है जो कभी भीख नहीं मांगती। सहरिया कभी भीख नहीं मांगा करते हैं। इसे भीलों की ही उपजाति माना गया है। सहरिया को भीलों की उपजाति माना गया है। ये अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं तथा इनके घरों को क्या कहा जाता है? टापरा। भीलों के छान, जिसको छान बोलते हैं ना, वो कूचे से बनती है, उसको भी टापरा कहते हैं। उसके घरों को और इनके घरों को, भीलों के घर को और सहरिया के घरों को टापरा कहा जाता है। सहरिया जनजाति का एक घास फूस खपरेल से बना एक घर टापरा कहलाता है, जो कि भीलों का भी है। अगला फैक्ट है, सहरिया जनजाति की मचाननुमा झोपड़ी को गोपना, कोरवा, टोपा कहलाती है। इनकी बस्ती सहराना कहलाती है तथा इनका मुखिया कोतवाल कहलाता है। कुलदेवी कोड़िया देवी कहलाती है। देवता तेजा जी है। आराध्य देव वाल्मीकि है। रेजा क्या है? सहरिया जनजाति में विवाहित महिलाओं का एक विशेष वस्त्र है, पंचा। पंचा क्या है? सहरिया पुरुषों में पहने जाने वाली घुटनों तक ऊंची धोती पंचा कहलाती है। खपटा क्या है? सहरियाओं का एक साफा खपटा कहलाता है। सलूका, सहरिया स्त्री पुरुषों में कमीज के रूप में प्रयुक्त वस्त्र सलूका कहलाता है। अगला फैक्ट है, सहरिया समाज में लठमार होली का प्रचलन है। सहरिया महिलाओं में गोदना प्रचलित है जबकि पुरुषों में यह वर्जित है। सहरिया समाज मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। धारी संस्कार क्या है? सहरियाओं का मृत्यु संस्कार है। इनके मेले दो प्रसिद्ध मेले हैं, एक तो सीताबाड़ी का मेला और एक कपिलधारा का मेला। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा तहसील में बारां जिले में बढ़ता है, जो कि यह वैशाख व ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। कपिलधारा का मेला ये भी बांसवाड़ा में बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी सहरिया जनजाति। अगली जनजाति है डामोर जनजाति का प्रमुख स्थान समीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में। इनके मुखिया को मुखी कहा जाता है। इस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनने के शौकीन होते हैं। डामोर जनजाति के लोगों में महिलाएं और पुरुष गहने पहनने का इनमें रिवाज है। डामोर जनजाति में एकाकी परिवार की प्रथा है। इस जनजाति में वधु मूल्य चुकाकर कितने भी विवाह किए जा सकते हैं, मतलब वधु का मूल्य चुकाकर कितने भी विवाह किए जा सकते हैं। छैला बाउसी का मेला, इनके मेले हैं। छैला बाउसी का मेला पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। दूसरा है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला ये डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। अगला है कंजर जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कंजर जनजाति, इनका प्रमुख स्थान है हाड़ौती क्षेत्र के जिलों कोटा, बूंदी और बारां व झालावाड़ जिलों में कंजर जनजाति निवास करती है। यह जनजाति अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी चोरी डकैती करना इनका प्रमुख कार्य है। कंजर शब्द का उद्भव कानंचर शब्द से हुआ है, जिसका अभिप्राय है जंगल में विचरण करने वाला। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। जोगणिया माता कंजर जनजाति की कुलदेवी है। खूसनी क्या है? कंजर जनजाति में अविवाहित लड़कियों का ढीला पायजामा खूसनी कहलाता है, जो कि कंजर जनजाति की अविवाहित लड़कियां पहनती है। पाती मांगना क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पाती मांगना, कंजर जनजाति के लोग कोई भी कार्य करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। कंजर जनजाति के लोग ईश्वर से आराधना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कोई भी कार्य करने से पूर्व, जिसको पाती मांगना कहा जाता है। कंजर जनजाति में मरते समय मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा है। यह जनजाति चौथ माता व हनुमान जी की भी उपासक है। यह जनजाति वेश्यावृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। कथोड़ी जनजाति है उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल, सारड़ा पंचायत समितियों में निवास करती है। सर्वाधिक है ये कोटड़ा, झाड़ोल व सारवाड़ा पंचायतों में उदयपुर जिले में जो कि स्थित है, ये निवास करती है। यह महाराष्ट्र के मूल निवासी है। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र की मूल निवासी है। यह जनजाति कत्था बनाने में दक्ष है। कत्था हाड़ी प्रणाली से तैयार किया जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है? खेलरा इनके घरों को कहा जाता है। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। फड़का क्या है? फड़का है स्त्री मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहते हैं। विशेष कथोड़ी कभी हिंदू समाज के अंग नहीं रहे। यह राम, कृष्ण, हनुमान आदि देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। इनके प्रमुख देवता डूंगरदेव, गंगदेव, भारी माता, कंसारी देवी आदि है। तारपी क्या है? यह महाराष्ट्र के लोक वाद्य तारपा से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, जिसे सूखी हुई लौकी होती है, जिसको सुखाकर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसकी सहायता से बनाया जाता है। यह एक सुशीर वाद्य
यंत्र है, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसको तार पे बोला जाता है। ये लौकी के समान होता है। पात्री, पात्री क्या है? कथोड़ी जनजाति में प्रचलित है पात्री, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट होती है। ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। पेरिया क्या है? ये एक धन वाद्य यंत्र है। थालीसर क्या है? इसमें पीतल की थाली के मध्य में मोम लगाकर बांस की एक छड़ी खड़ी की जाती है तथा इसकी सहायता से ध्वनि निकाली जाती है। यह एक घनवाद्य यंत्र है। अगली जनजाति है सांसी। सांसी जनजाति, सांसी जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है जो भरतपुर, अलवर भी है, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू, इनमें सांसी जनजाति निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। बीजा व माला सांसी जनजाति के 2 भाग हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह अथवा अवैध यौन संबंधों पर प्रतिबंध है तथा कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा कोई करता है व्यक्ति तो इसमें एक कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। यह जनजाति लोमड़ी व सांड का मांस खाना पसंद करते हैं। यह जनजाति लोमड़ी और सांड का मांस खाना पसंद करती है। कुकड़ी की रस्म। सांसी जनजाति में विवाह के अवसर पर युवती द्वारा दी जाने वाली चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा को कुकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी प्रमुख जनजातियाँ। अब चलते हैं इन जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान जो कि राजस्थान में कहाँ पर है। राजस्थान जातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 27 मार्च 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। आदिवासियों को व्यापारियों व साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने, उचित मूल्य पर कृषि आदान तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना, उनके द्वारा उत्पादित माल और संकलित वन उपज का समुचित मूल्य दिलवाने और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। अगला है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर 1964 में इस संस्थान की स्थापना की गई। जनजाति विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण और परामर्श सेवाओं के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। अगला संस्थान है जनजाति उपयोजना 1972। जनजाति लोगों के त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 1972 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री C दुबे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने जनजातीय क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए जनजाति उपयोजना लागू करने की सिफारिश की। इस योजना को 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में शुरू किया गया। राज्य सरकार द्वारा 1975 में जनजाति उपयोजना विभाग की स्थापना की गई। अगला है परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपागम मांडा 1978 से निवासी में इसकी स्थापना की गई। जनजाति उपयोजना के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभान्वित करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना लागू की गई। तो ये तो दोस्तों राजस्थान की जनजातियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।